सोचिए, एक नया नया आज़ाद हुआ देश जिसके पास सीमित संसाधन है, वो खुद को खड़ा कैसे करेगा। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के उसी इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट यानी आर्थिक नियोजन के इतिहास को खंगालने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे देश ने बिल्कुल शून्य से अपनी विकास की रणनीतियां बनाई और एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी नींव रखी। इस पूरी जर्नी को आसानी से समझने के लिए हमारा आज का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। हम आज़ादी से पहले की नीतियों से शुरुआत करेंगे, फिर योजना आयोग के बनने, पहली योजना में कृषि के विकास, दूसरी योजना में भारी उद्योगों के उदय और आखिर में उन संकटों पर बात करेंगे जिन्होंने हमारी आगे की रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए बात शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से, आज़ादी से पहले के वो शुरुआती विजन या कह लें वो सपने जो एक नए भारत के लिए देखे जा रहे थे। अब ये बड़ा ही दिलचस्प है कि आज़ादी मिलने से पहले ही महज 10-12 साल के अंदर विकास के कितने अलग अलग मॉडल सामने आ गए थे। 1938 में पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी। फिर 1943 में गांधीवादी योजना आई। 1944 में तो मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर अपना बॉम्बे प्लान ही पेश कर दिया। इसके ठीक बाद 1945 में एम.एन. रॉय जन योजना लेकर आए और 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय योजना रख दी। मतलब हर कोई देश को आगे ले जाने के लिए अपना अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। अब इतने सारे आइडियाज तो आगे, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक फॉर्मल संस्था की जरूरत थी। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, योजना आयोग की नींव। तो हुआ यूं कि 1946 में बनी केसी नियोगी समिति की सिफारिशों को मानते हुए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं थी, बल्कि एक सलाहकार निकाय था जिसके मुखिया खुद प्रधानमंत्री होते थे। इसी संस्था के कंधों पर देश की आर्थिक किस्मत लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। संस्था तो बन गई, अब बारी थी एक्शन की। हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका मुख्य फोकस था देश में विकास के बीज बोना। 1 अप्रैल 1951 ये वो तारीख थी जब पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। उस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? अनाज। इसलिए डोमार ग्रोथ मॉडल पर आधारित इस योजना ने अपना पूरा फोकस कृषि और सिंचाई पर लगा दिया और इसके रिजल्ट भी बड़े शानदार रहे। भाखरा नांगल, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे विशाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इसी दौर की देन है। इन प्रोजेक्ट्स ने कागजी प्लान्स को एक जीता जागता आकार दे दिया। खेती किसानी के बाद जैसे ही इकोनॉमी में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, हमारे फोकस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला, जो हमें चौथे हिस्से की तरफ ले जाता है, दूसरी योजना और उद्योगों का उदय। इन दोनों शुरुआती योजनाओं के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एकदम क्लियर है। पहली योजना जहां डोमार मॉडल के तहत खेती और सिंचाई से देश का पेट भरने में लगी थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से पीसी महालनोबिस मॉडल पर आ गई। इसका अग्रेसिव टारगेट था बेसिक और भारी उद्योग लगाना, ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहें बल्कि खुद आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भरता की ये बात सिर्फ हवा हवाई नहीं थी। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग राज्यों में स्टील के बड़े बड़े प्लांट खड़े कर दिए गए। ओडिशा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। इन विशाल प्रोजेक्ट्स ने सच में देश के इंडस्ट्रियल नक्शे की सूरत ही बदल कर रख दी। अच्छा, इन शुरुआती दशकों में जो पैसा आ रहा था, उसे बांटने के लिए सरकार एक खास सोच पर चल रही थी, जिसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि अगर हम टॉप लेवल के उद्योगों और बिजनेस को सपोर्ट करेंगे तो उसका फायदा रिस्कर या छनकर धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा होता है? जरा सोचिए, अगर किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने एक के बाद एक नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो वो कैसे अपने रास्ते बदलेगी? ये सवाल हमें हमारी इस जर्नी के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर ले आता है। आता है हमारा पांचवा हिस्सा, संकट और रणनीतिक बदलाव। 1960 के दशक में आजाद भारत की इस स्मूथ जर्नी में अचानक से एक जबरदस्त ब्रेक लग गया। हुआ ये कि तीसरी योजना पूरी तरह से फेल हो गई, और कारण भी ऐसे कि कोई क्या ही कर लेता। पहले 1962 का भारत चीन युद्ध, फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और ऊपर से 1965-66 का भयानक सूखा। भू राजनीतिक और प्राकृतिक आपदाओं के इस कॉम्बो ने हमारी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया।
हाँ, इसी भारी टेंशन के बीच 1964 में यूटीआई और आईडीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना जरूर हुई थी। इन सब क्राइसिस का असर ये हुआ कि हमारे पास आगे की लंबी प्लानिंग के लिए संसाधन ही नहीं बचे। मजबूरन हमें 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक पंचवार्षिक योजनाओं पर एक ब्रेक लगाना पड़ा। इतिहास में इसी पीरियड को योजनावकाश यानी प्लान हॉलिडे कहा जाता है। उस मुश्किल वक्त में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि भले ही ये दौर एक हॉलिडे या ब्रेक का था, भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल इनोवेशन इसी दौरान हुआ। जी हां, 1966-67 की वो ऐतिहासिक हरित क्रांति, जिसने भारत में खेती की तस्वीर बदल दी, वो इसी पीरियड की ही देन है। फिर ये ब्रेक खत्म हुआ और 1969 में चौथी योजना के साथ सिस्टम को रीबूट किया गया। डीआर गाडगिल ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था और इसका मुख्य लक्ष्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता। इसी योजना के दौरान जुलाई 1969 में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया, 14 कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और साथ ही लीड बैंक स्कीम भी शुरू की गई। इसके बाद आई 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1979 तक चली। अब जो फोकस था ना, वो सीधे गरीबी हटाने और गांव के विकास पर आ गया। डीपी धर मॉडल पर बेस्ड इस प्लान में 1974 का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना और 1977-78 में काम के बदले अनाज जैसे जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किए गए। लेकिन राजनीति बदली तो रणनीतियां भी बदली। जनता सरकार ने इस 5वीं योजना को समय से पहले ही खत्म कर दिया और अप्रैल 1978 में एक नया कॉन्सेप्ट लिया है, जिसे अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहा गया। गुन्नार मेडल के विचारों से प्रेरित इस प्लान को प्रोफेसर डीटी लकड़ावाला ने लागू किया था, ताकि अर्थव्यवस्था को एक ज्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल दिया जा सके। इन सारे उतार चढ़ावों से होते हुए जिस योजना आयोग ने 1950 के दशक से इस पूरे ऐतिहासिक सफर को गाइड किया था, वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जैसा कि आप जानते होंगे, 2015 में इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। ये हमें दिखाता है कि कैसे पुराने संस्थान एक मजबूत नींव बनाते हैं और फिर वक्त के साथ नए और मॉडर्न संस्थानों के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। भारत के विकास का ये जो ब्लूप्रिंट हमने आज देखा, उसकी नींव तो अब इतिहास है। लेकिन उन ऐतिहासिक चुनौतियों और कामयाबियों से हमने जो सीखा है, वो भविष्य के आर्थिक मॉडल्स को कैसे डिसाइड करेगा। आज की इस बदलती और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में हमारी आगे की रणनीतियां क्या होंगी? इसी सोचने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। यह आज़ाद भारत के विकास की वाकई एक कमाल की कहानी है।